Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started about the delegation and decentralization. So in the last video we have studied about the organization structure. So one by one, this is the last part of the unit number 5. So we have completed it. So let's start. First, meaning of delegation of authority. It refers to the process of entrusting responsibility and authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over. कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमें क्या कहता है कि ये रेफर्स करता है कि ये जो है ना एक प्रोसेस होता है एंट्रस्ट करने का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को और क्रिएट करने का अकाउंटेबिलिटी को ऑफ द पर्सन की टू हुम वर्क और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो से हम हैंडेड ओवर कर दिया जाए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है कि डेलीगेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। इट्स नीड इज़ फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर। इसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब एक्सेसिव वर्कलोड जो है वो मैनेजर के ऊपर आ जाता है और वो जो अनेबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए सारी जॉब्स को इंडिपेंडेंटली। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो उसका वर्क होता है वो डिवाइड कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, बट जस्ट मैर डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस। कि उस डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब नहीं है कि हमें सक्सेस जो है वो हमारी गारंटेड है या नहीं है। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो अथॉरिटी है वो दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजंस, कि वो वर्क रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो ले सके। दस जो डिवीजन ऑफ वर्क है और जो असाइनिंग की अथॉरिटी है फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। सो ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एलिमेंट्स क्या हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। बेसिकली इसके 3 ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट्स की टू प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए अपनी असाइन ड्यूटी को। व्हेन जो सुपीरियर है वो असाइन करता है जॉब टू अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो इट बिकम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबऑर्डिनेट्स की कि वो कंप्लीट करे उस जॉब को। दिस मीन जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम इनटू प्ले आता है प्ले में से ओनली आफ्टर जब जॉब जो है वो हैज़ बीन जो है वो असाइन की जाती है। दस जो असाइन जॉब है कैन बी कॉल्ड टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो असाइन जॉब है उसको जो है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की जाती है सम अदर पर्सन को, जो एसेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो ड्यूटीफुल हो जाता है। ये जो है ओरिजिनेट हो जाता है बिकॉज क्योंकि हमारे जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो है एक रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर डिसीजन लेने की। जो डिसीजन है वो रिलेटेड होता है हमारा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से एंड टू डू या फिर नॉट टू डू समथिंग, कि या तो कुछ करो या फिर ना करो, करने का जो अथॉरिटी होती है वो होता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर डिसीजन लेने की। जो अथॉरिटी है वो साइंड की जाती है टू सम अदर पर्सन को और ये रिलेटेड होती है टू द पोस्ट से, मतलब कि विद द चेंज ऑफ पोस्ट इवन जो अथॉरिटी है वो भी चेंज हो रही हो हमारी। और अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है डिसीजन जो पॉसिबल होगा। अथॉरिटी जो है वो एक की होता है टू अ मैनेजरियल जॉब के लिए, बिकॉज जो पोस्ट है विदाउट अथॉरिटी की वो कैन नॉट बी जो है मैनेजरियल पोस्ट नहीं है। तो ये थी अथॉरिटी। लास्ट आता है इसमें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स की। आंसरेबिलिटी होना सबऑर्डिनेट्स की अपने सुपीरियर को, कि जो उनका वर्क की परफॉर्मेंस है वो कैसी है।
इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं इसको कि व्हेन ए सुपीरियर जो है वो असाइन किया जाता है एक जॉब या फिर एक वर्क के लिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू हिज सबऑर्डिनेट्स की, वो साइमल्टेनियसली जो है वो दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है उनको, विच मेक जो वर्कर्स जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अकाउंटेबल हो जाते हैं टू देयर सुपीरियर्स को उनकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं की जाती टू सम अदर पर्सन को, इट इज़ ओनली जो है टूवर्ड्स होती है हमारे डेलीगेटर्स के। जो बेस है वो इज़ सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का होता है और ये ओरिजिनेट होती है बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। सो आई होप आपको इसके ये एलिमेंट समझ आए होंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट अब इसमें आता है कि प्रोसेस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को करने का। फर्स्ट आता है इसमें असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फर्स्ट स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस का वो है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपन नो ऑफिसर जो है वो कोई भी ऑफिसर जो है वो कैपेबल नहीं होता टू द एक्सटेंट डेट वो जो है परफॉर्म कर सकता है सारी की सारी एक्टिविटीज़ खुद। फॉर सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी वर्क की परफॉर्मेंस को डिवाइड की जाती है होल जॉब। सो इस वे में क्या है, द ही कीप्स क्रिटिकल, क्रूशियल और सिग्निफिकेंट जॉब जो है वो खुद करता है, जॉब्स फॉर हिमसेल्फ, और डेलीगेट कर देता है रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को। जब हम असाइन करते हैं अपनी जॉब या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को, तो जो उनकी कैपेबिलिटी और जो स्किल्स है उनको जो है माइंड में रख के जो है उन्हें असाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फाइनेंस मैनेजर जो है वो जॉब करता है फाइनेंस से रिलेटेड फॉर हिमसेल्फ, और वो डेलीगेट कर देता है रेस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं वो अकाउंटेबल डाटा कलेक्शन की अपने सबऑर्डिनेट्स को। सो इसमें सेकंड फंक्शन आता है इसमें ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी जो है वो सेकंड स्टेप है। सो वो सेकंड स्टेप होता है हमारा फॉर किसके डेलीगेशन प्रोसेस का, वो होता है इस ग्रांट करना अथॉरिटी को फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए। जो असाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंस अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट्स की, मीनिंगलेस होती है। दस जो ऑल हमारी नीडेड अथॉरिटीज़ होती है उनको जो है डेलीगेट किया जाता है फॉर द फुलफिलमेंट करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो चीफ मैनेजर है वो डेलीगेट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की टू परचेज मैनेजर को। देन जो वो अपनी अथॉरिटी है वो दे देता है परचेज मैनेजर को, लाइक कि वो परचेजिंग करे रॉ मटेरियल की, स्टॉक इन्वेंट्री की, डिवीजन करे अपने वर्क को फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स में। तो इस तरह से इसको बोला जाता है ग्रांटिंग अथॉरिटी। लास्ट प्रोसेस आता है इसमें फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेरा लास्ट प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ का प्रोसेस का। उसका मतलब होता है कि होल्ड करके रखना अपने सबऑर्डिनेट्स के अकाउंटेबल को फॉर देयर वर्क की परफॉर्मेंस की बेस पर। जो एवरी सबऑर्डिनेट होता है वो जस्ट अकाउंटेबल हो जाता है टू डैट ऑफिसर के लिए कि जो उनको डेलीगेट करता है अथॉरिटी, वो उनकी फुलफिलमेंट करे उस जॉब को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसका मतलब होता है जस्टिफिकेशन करना डिमांडेड की बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस के लिए, कि जो भी उन्होंने सबऑर्डिनेट्स ने जो है वर्क किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, कि जो भी उनका काम है उनकी वर्क परफॉर्मेंस को जो है सबऑर्डिनेट्स की होल्ड करके रखना। क्योंकि एवरी सबऑर्डिनेट जो है वो जस्ट अकाउंटेबल हो जाते हैं उस ऑफिसर के लिए जो उन्हें डेलीगेट करता है अथॉरिटी फॉर फुलफिलमेंट करने के लिए उस जॉब को या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो ये थे इसके 3 प्रोसेस: assigning responsibility, granting authority, fixing accountability। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट आता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है सक्सेसफुली हम अकम्पलिशमेंट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो रिड्यूस कर देती है हमारा वर्कलोड एक मैनेजर का। जो मैनेजर जो है वो प्रैक्टिस करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, और वो डेफिनेट जो है एक बेटर डिसीजन मेकर बन जाता है देन दोज मैनेजर से जो डेलीगेट नहीं कर पाते अपनी अथॉरिटी को। जो फॉर्मर्स होते हैं वंस उनको जो बेनिफिट मिल जाता है उनकी स्किल्स का फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स का,
जो सिचुएशन है वो हमारी अटेन करने की हो जाती है अपने ऑब्जेक्टिव को, तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है, जो इफ़ेक्टिवनेस होती है हमारी मैनेजर्स की वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर इसमें सेकंड आता है एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट। द मेंटल ग्रोथ जो है पर्सन्स की वो टेक प्लेस करती है ओनली, वो तभी करती है व्हेन ही हैज़, उनके पास जो अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। जो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो हमें प्रोवाइड करता है अथॉरिटी, ताकि हम डिसीजन ले सके बाय द सबऑर्डिनेट्स। सो विद द गिवन अथॉरिटी के साथ जो मैनेजर्स है वो डिसीजन ले सकते हैं कंटीजेंट उस सिचुएशन को लेके। एज अ रिज़ल्ट क्या आता है इसका, एट लास्ट इन फ्यूचर में दे बिकम जो है वो मोर एबल बन जाते हैं टू टेक करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इसमें जो है एम्प्लॉयज़ की मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। फिफ्थ थर्ड पॉइंट आता है इसमें मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो प्रोसेस है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, उसमें बोथ जो हमारी दोनों अथॉरिटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डेलीगेट की जाती है हमारे सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होती हैं। तो दिस सिचुएशन जो है वो प्रोवाइड करती है लिबर्टी वर्कर्स को कि वो डिसीजन ले सके ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स में। तो गेनिंग थ्रू दिस दे एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड स्किल्स। बेटर परफॉर्मेंस के लिए सबऑर्डिनेट्स की क्रिएट की जाती है नीची फॉर देमसेल्व्स के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली दे गेट, उन्हें जॉब मिल जाती है सेटिस्फेक्शन लेवल में, और वो फील करने लगते हैं मोटिवेटेड टू परफॉर्म करने के लिए इवन और ज़्यादा बेटर। तो उससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन हमारा इंक्रीज़ होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो डज नॉट डेवलप नहीं करती ओनली वन पर्सन को और डिवीज़न को, बट फैसिलिटीज़ देती है डेवलपमेंट करने की ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी होल को। तो एज एडिक्वेट जो नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो आए और डिसीजन ले एक्सपेंशन का, मॉडर्नाइजेशन का, डाइवर्सिफिकेशन करने का बिजनेस को, वो डन किया जाता है विद फुल कॉन्फिडेंस से। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्ची। इसमें क्या आएगा, जो मैनेजमेंट की हायरार्ची है वो इज़ इनएविटेबल होती है रन करने के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्ची के जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, और उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। ये हायरार्ची जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। तो अंडर दिस अथॉरिटी जो फ्लोज होते हैं हमारे टॉप लेवल से बॉटम लेवल के, उनको देखा जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या आता है, जो सीनियर और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में लिंक जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है फ्रॉम टॉप से बॉटम लेवल के बीच में। इसमें लास्ट पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश करता है रिलेशन एमंग अथॉरिटी के बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में और अकाउंटेबिलिटी के बीच में, जो उसके एलिमेंट्स भी हैं। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है किसके रिगार्ड्स उनकी पावर क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उनकी वर्क परफॉर्मेंस को लेकर। तो उनके पास जो है क्लियर पिक्चर जो है उन्हें मिल जाती है फॉर जॉब से रिलेटेड, जो उनको परफॉर्म करनी है वेरियस लेवल पर, जो ऑटोमेटिकली जो है वो एस्टैब्लिश करती है बेटर कोऑर्डिनेशन। जो इसका एडवांटेज है ऑफ दिस का वो आता है डेट कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होती, नाइदर डुप्लीकेसी नोर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क टेक्स प्लेस। सो ये थे इसके 6 इम्पॉर्टेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, उसकी एलिमेंट्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एक बार आप दोबारा सुनना, अगर नहीं समझ आए तो यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो एंड कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो अब नेक्स्ट आता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि ये रेफर्स करता है सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है एज एक रिजल्ट में, जिसकी सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो अथॉरिटी की थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी।
डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्सपेंशन होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिसीजंस जो हैं एक पॉइंट पर लिए जाते हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, बिकॉज जो हमारी अथॉरिटी है वो डेलीगेट की जाती है मिडल से लोअर लेवल मैनेजर को, जो प्लेस करती है एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लेती है, तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन है कुछ नहीं, सेम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही है। तो वो सेम जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही है, बस डिसेंट्रलाइजेशन जो है कि उसका एक्सपेंशन हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ डिसीजंस जो हैं वो एक पॉइंट पर वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो इसकी अथॉरिटी है डेलीगेट करने की वो मिडल से लोअर लेवल मैनेजर के पास जाती है टू टेक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। जो दोनों बहुत हमारे डिसेंट्रलाइजेशन और जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर्स होते हैं, विच लेड टू कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं अबाउट देयर मीनिंग्स में। तो सम पीपल टेक देम टू बी अ सिनोनियम, तो कुछ लोग जो हैं इसे सिनोनियम के रूप में लेते हैं, बट दिस इज़ लेकिन ये जो है एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट एक जो चीफ मैनेजर है कंपनी का वो असाइन करता है अपनी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोडक्शन मैनेजर को, फॉर वो अपॉइंट करता है वो एम्प्लॉयज़ को जो ज़रूरत होती है उसकी वर्क को डिवीज़न के लिए, कि इस जो सैलरी लेस देन जो है वो 10,000 से है, देन दिस will be turned as a delegation of authority. सो ऑन द कंट्रोरी, इफ ये जो अथॉरिटी है वो अपॉइंट की जाती है एम्प्लॉयज़ को, कि जो डेलीगेट की दी जाती है वो एवरी डिपार्टमेंट हेड को दी जाती है, जिसको हम बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इफ़ अगर जो डिपार्टमेंट हेड है वो फर्दर जो है वो डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को डिप्टी मैनेजर को, तो वो जो है एक एक्सपेंशन क्रिएट कर देती है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सैड दैट इफ़ वी अगर हम डेलीगेट करते हैं अपनी अथॉरिटी को, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको बाय 2 से, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट देन मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। सो आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो समझ आया होगा। है कुछ नहीं डिसेंट्रलाइजेशन इन इजी वर्ड्स, मैं आपको बताऊं, बस एक एक्सपेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इसमें भी जो है एक पॉइंट टाइम पर जो है हमें काफ़ी सारे डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं मिडल से लोअर लेवल मैनेजर पर जो है उनको डिसीजन लेने होते हैं सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट, वो जो है अपनी अथॉरिटी को जो है वो अनदर लेवल पर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को है सिनोनियम रूप में भी मानते हैं, उनको लेते हैं। सो ये था डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इसमें कि इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की। फर्स्ट आता है डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स, कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में जो है इनिशिएटिव भी क्रिएट करता है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटीज़ हैं वो डेलीगेट कर दी जाती है एक लार्ज अमाउंट में। जो अथॉरिटी है वो एक काइंड ऑफ पावर होती है जो कंपेल करती है पर्सन्स को विश टू थिंक, सोचने के लिए कि उन्हें क्या समथिंग जो है वो न्यू करना है। तो ये दिस इनकल्ट करता है ये कि एबिलिटी हो हमारे अंदर इनिशिएटिव लेने की। फिर आता है सेकेंड पॉइंट डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, कि अंडर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो दी जाती है इवन लोअर लेवल मैनेजर्स को भी। इस वे में क्या है जो अपॉर्चुनिटी होती है लेने की, डिसीजन लेने की, जो नॉलेज की या एक्सपीरियंस की, वो ऑल लेवल मैनेजर्स के पास जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। जो ये क्या डेवलप कर देता है, टैलेंट डेवलप कर देता है मैनेजर्स के बीच में कि वो बियर करे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी फ्यूचर। थर्ड आता है इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जो ऑल बर्डन है हमारा मैनेजरियल डिसीजन का वो नो मोर कन्फाइंड होता है फॉर सम लिमिटेड पीपल के लिए, बट वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पीपल्स में भी। दिस नॉट ओनली लेड्स टू क्विक डिसीजन, ये केवल क्विक डिसीजन लेने के लिए ही नहीं बट इसका जो रिज़ल्ट है वो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी आता है। तो ऑल पीपल जो हैं वो वेल अवेयर होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने फेस्ड की है बाय देयर यूनिट्स में या फिर डिवीज़न में,
फॉर दिस रीज़न की वजह से वो कैपेबल होते हैं लेने के लिए बेस्ट पॉसिबल एंड क्विक डिसीजन। फिर आता है इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, कि अंडर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो हमारी अथॉरिटी होती है रिलेटेड टू टेक मोनोटोनस डिसीजन इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स। जो हमारी अथॉरिटी होती है जो रिलेटेड होती है मोनोटोनस डिसीजन लेने के लिए, वो डेलीगेट कर दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को। इसके से क्या रिजल्ट आता है, जो टॉप मैनेजमेंट के लेवल से उनको रिलीफ मिल जाता है खुद से फ्रॉम, कि उन्हें ट्रैवल ऑफ अफेयर्स नहीं होंगे, या कॉन्सिक्वेंटली जो वर्कलोड है वो क्वाइट जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो वो सेव कर लेते हैं अपना वैल्यूएबल टाइम, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं ब्राइटन करने में ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को, और वो एस्टैब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ में क्या आता है कि जो फुल लिबर्टी है वो सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है डिसीजन लेने की। इस सिचुएशन जो है वो इनकलकेट करती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है अमंग दी सबऑर्डिनेट्स के बीच में। दस जे मेक एफर्ट्स लगाते हैं वो अचीव करने के लिए या शो करने के लिए बेटर रिजल्ट्स। तो जो उनकी थिंकिंग ओरिजिनेट होती है, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होती है इससे। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एवरीबडी जो है वो ट्राई करते हैं कि वो परफॉर्म करे बेटर दूसरों से, बेटर देन दी अदर्स, कि वो कैसे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं दूसरों से, वो जो है ट्राई करते हैं वो करने की। सो इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो मेड पॉसिबल हो जाता है। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हेल्प करता है डिसिसिवली इवेल्युएट करने के लिए हमारी वर्क परफॉर्मेंस को ऑल लेवल्स में से। इवन वो पॉसिबल करता है फिक्स करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को। जो कंट्रीब्यूशन होता है हर डिपार्टमेंट का फॉर अटेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव को, उसको जो कैन बी असरटेन्ड किया जाता है। तो इस सिचुएशन में जस्ट लाइक एक चैलेंज हो जाता है एवरी डिपार्टमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट जो है वो अडॉप्ट करता है गुड कंट्रोलिंग पॉलिसीज़ को फेस करने के लिए उस चैलेंज को। तो इस तरह से उनका जो है बेटर कंट्रोल भी होता है। सो ये इसके इम्पॉर्टेंस थे 6 के 6। डेवलप करना इनिशिएटिव सबऑर्डिनेट्स के बीच में, कि वो खुद आए और इनिशिएट ले कि हमें ये चीज़ करनी है। फिर वो डेवलप भी करता है टैलेंट उनके फ्यूचर्स के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग भी होती है इसमें। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं उनके लिए थोड़ा रिलीफ हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो ग्रोथ भी करते हैं उनकी, और फिर बेटर कंट्रोल भी होता है उनका चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। सो आई होप आपको ये समझ आई होंगी। सो thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.